दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों अपन वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे और वेव ऑप्टिक्स के ऊपर अपनी 2 क्लासें हो गई थी। पहली क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरी क्लास में अपन ने व्यतिकरण के बारे में चर्चा की थी दोस्तों, और व्यतिकरण को अपन ने पूरा पढ़ लिया था। जो गणितीय विश्लेषण था वो भी अपन ने व्यतिकरण का कंप्लीट कर लिया था। अब अपन आगे चर्चा करते हैं एक बार वापस स्टार्टिंग से कि व्यतिकरण जो अपन ने पढ़ लिया था उसमें अपन ने व्यतिकरण 2 प्रकार से पढ़ा था। एक तो समपोषी व्यतिकरण और दूसरा अपन ने दोस्तों पढ़ा था विनाशी व्यतिकरण। तो अब अपन समपोषी व्यतिकरण में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों उनको मैं एक बार वापस आपको दोहरा देता हूं कि समपोषी व्यतिकरण जब होता है तो जो तरंगे चलती हैं और तरंगों के मध्य जो दोस्तों कलांतर होता है वो अपन ने कितना निकाला था, फाई इक्वल्स टू 2n पाई। फाई इक्वल्स टू कितना निकाला था, 2n पाई, और n की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ से एक सूत्र जो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस लिखता हूँ उसको। कलांतर बराबर कितना है, 2 पाई। पथांतर बराबर दोस्तों क्या था, लेमड़ा। और समयांतर बराबर कितना था, टी। समयांतर बराबर कितना था, टी था। यानी यदि कलांतर को अपन फाई से डिनोट करें तो फाई अपॉन 2 पाई, पथांतर को डेल्टा से डिनोट करें डेल्टा अपॉन लेमड़ा, और समयांतर को डेल टी से डिनोट करें तो क्या है दोस्तों, ये है। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है अपने भविष्य के लिए। पथांतर है डेल्टा, कलांतर है लेमड़ा, कलांतर फाई, 2 पाई टोटल होता है डेल्टा अपॉन लेमड़ा, डेल्टा टी अपॉन टी। तो समपोषी व्यतिकरण की बात अपन कर रहे हैं कि जब व्यतिकरण प्रतिरूप में समपोषी व्यतिकरण होता है तो जो तरंगें अध्यारोपित होती हैं उनके मध्य कलांतर का मान कितना होता है दोस्तों, फाई बराबर 2n पाई। फाई बराबर कितना होता है, 2n पाई। अर्थात अपन ये कह सकते हैं पाई का समगुणांक होता है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, पाई का क्या होता है दोस्तों, पाई का समगुणांक। पथांतर है, सॉरी कलांतर है, वो क्या होता है, पाई का समगुणांक। ये दोस्तों क्या, कलांतर। तो जो तरंगें अध्यारोपित होती हैं उनके मध्य जो कलांतर है वो क्या होता है, पाई का समगुणांक होता है। अर्थात दोनों तरंगे, इससे मतलब क्या है, अर्थात दोनों तरंगे जो अध्यारोपित होती हैं, दोनों तरंगे समान कला में, दोनों तरंगे समान कला में होती हैं। दोनों तरंगे किस कला में होती हैं दोस्तों, समान कला में होती हैं। नेक्स्ट जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अपन ने कलांतर निकाल लिया तो पथांतर भी अपन यहां से निकाल सकते हैं। तो अपन ने फाई अपॉन 2 पाई, फाई अपॉन क्या है, 2 पाई, डेल्टा अपॉन लेमड़ा इंप्लाइज दैट फाई की वैल्यू कितनी लिखी है अपन ने, 2n पाई। तो 2n पाई बटे 2 पाई बराबर डेल्टा अपॉन लेमड़ा। यहां से पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो अपन डेल्टा को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2n लेमड़ा बाई 2। डेल्टा को अपन को लिखना है, ये यहां लेमड़ा मल्टी पाई से पाई कट गया क्योंकि नियतांक है, लेमड़ा 2n को बाहर निकालिए और लेमड़ा अपॉन 2 हो गया दोस्तों। यदि इसको अपन सोल्व करें तो उससे 2 काटें तो डेल्टा बराबर n लेमड़ा। ये तो अपन सारे लोग ही जानते हैं इसको, तो डेल्टा बराबर n लेमड़ा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले को अपन देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि पथांतर है वो भी क्या होता है, लेमड़ा बाई 2 का समगुणांक होता है। इंपॉर्टेंट बात है, यानी अर्थात पथांतर क्या होता है, लेमड़ा बाई 2 का समगुणांक। क्या होता है, लेमड़ा बाई 2 का समगुणांक होता है। पथांतर क्या है दोस्तों, लेमड़ा बाई 2 का समगुणांक होता है। इसी हिसाब से अपन ये भी कह सकते हैं, यदि ये होता है तो सेम टू सेम ही डेफिनेशन है। देखो यदि ये डेल्टा बराबर इतना आ गया तो अपन समयांतर भी बोल सकते हैं। तो इनमें दोनों तरंगों के मध्य, दोनों तरंग जो अध्यारोपित होती हैं, दोनों तरंगों के मध्य समयांतर, दोनों तरंगों के मध्य समयांतर कितना हो गया दोस्तों, t/2 का समगुणांक। क्या होगा, t/2 का समगुणांक होना चाहिए। और t/सम का गुणांक होना चाहिए दोस्तों, तो अपन क्या लिख सकते हैं, t/2 का समगुणांक होना चाहिए। तो जैसे अपन ने यहां लिखा है कि डेल्टा बराबर 2n लेमड़ा बाई 2, तो डेल्टा टी
डेल्टा टी बराबर अपन क्या लिखे 2n t/2। तो अपन ये कह सकते हैं कि t/2 का क्या होना चाहिए दोस्तों, समगुणांक होना चाहिए, तभी मतलब समपोषी व्यतिकरण पॉसिबल है। सबसे पहले जो अपने पॉइंट लिखा है कि कलांतर का मान, दोनों तरंगे जो अध्यारोपित हो रही हैं 2n पाई, अर्थात अपन कह सकते हैं कि पाई का समगुणांक, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, समगुणांक बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। फिर पथांतर की बात आई, पथ का अंतर, तो अपन यहां से इसको बोल रहे हैं कि λ/2 का समगुणांक, यहाँ 2n है। फिर जैसे पथांतर है वैसे अपन ने देखा φ/2π डेल्टा/λ बराबर ΔT/T, ये रिलेशन है पथांतर, कलांतर और समय अंतर में। तो पथांतर λ/2 का समगुणांक है, तो अपन ने लिख दिया दोनों तरंगों के मध्य जो समय अंतर है वो क्या होगा, ये होगा। और जब बात समपोषी व्यतिकरण की हो रही है दोस्तों, तो तीव्रता एम्पलीट्यूड A मैक्सिमम होगा, कितना हो जाएगा A1 + A2 अधिकतम होगा। तीव्रता I मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तीव्रता अपन ने पढ़ी है I1 + I2 और +2 √I1 I2 अंडर द रूट, और इसको अपन लिखें तो ये क्या होगी दोस्तों, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ये होगी तीव्रता। जब व्यतिकरण है वो कैसा होता है दोस्तों, समपोषी व्यतिकरण होता है। तो ये सारी कंडीशन अपने पास में है, इसमें से कोई भी कंडीशन अपन को पूछी जा सकती है। ये वाली जो कंडीशन है समय अंतर की, ये अपन नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया विनाशी, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हैं अपन, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। यहां से अपन ने देखा पहला पॉइंट विनाशी, यहां कलांतर है फाई बराबर कितना है दोस्तों 2n पाई, तो यहां पर अपन फाई कलांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण में 2n - 1 इंटू पाई, और n की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितने से स्टार्ट है, n बराबर 1 2 3 से स्टार्ट है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी कि इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं 2n + 1 पाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, कोई सा भी अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर यह क्या है, पाई का समगुणांक, और यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, किसका, पाई का विषम गुणांक। क्या कहेंगे दोस्तों, पाई का विषम गुणांक होता है। क्या होता है, पाई का विषम गुणांक होता है, अर्थात दोनों तरंगे विपरीत कला में क्या करती हैं, एक दूसरे का सहयोग, तरंगे विपरीत कला में होती हैं, तरंगे विपरीत कला में होती हैं, तरंगे विपरीत कला में होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, तरंगे विपरीत कला में होती हैं। नेक्स्ट बात अपन करें कि यहाँ पर φ/2π डेल्टा/λ 2n पाई, तो यही बात अपन इसके लिए करें तो यहाँ पर दोनों तरंगों के मध्य पथांतर वही बात है λ/2 का विषम गुणांक। क्या है दोस्तों, λ/2 का विषम गुणांक। कैसे, तो अपन बात कर लें यहाँ से λ/2 का विषम गुणांक है, तो अपन बात करें तो देखो वही बात अपन φ/2π बराबर डेल्टा/λ, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है भाई 2n - 1 बटे पाई है, 2π बराबर डेल्टा/λ, और यहाँ से डेल्टा निकाल लें दोस्तों तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। और ये क्या हो गया 2n - 1 और λ/2, जहाँ n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है दोस्तों, एक n बराबर 1 2 3 से स्टार्ट है। और यदि ये डेल्टा बराबर 2n - 1 λ/2 है दोस्तों, तो इसमें समय अंतर भी क्या होना चाहिए, अपन लिख सकते हैं समय अंतर भी t/2 का विषम गुणांक, t/2 का विषम गुणांक। समय अंतर भी क्या है, t/2 का विषम गुणांक है। और इसकी वैल्यू अपन लिखें तो जैसे अपन ने यहाँ लिखी थी, अपन ने ये लिखी थी, ये रही डेल्टा टी, तो यहाँ से दोस्तों डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा 2n - 1 और t/2। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो समय अंतर है वो क्या होना चाहिए, t/2 का विषम गुणांक होना चाहिए। और विनाशी व्यतिकरण की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें तीव्रता की बात अपन करें तो ये एम्पलीट्यूड, तो यहाँ एम्पलीट्यूड मिनिमम न्यूनतम, तो a1 - a2, यदि a1 इज ग्रेटर देन a2 है, और a2 - a1 a2 इज ग्रेटर देन a1 है, ठीक है। I मिनिमम, तीव्रता मिनिमम हो जाएगी, तो ये क्या होगा I1 + I2, ठीक है दोस्तों, -2
√I1 I2 ये मिनिमम तीव्रता, और जैसे इसको उसमें लिखें अपन तो -I√I1 I2 का होल स्क्वायर, तो ये तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम। अपन क्या कहें इसको, ये न्यूनतम तीव्रता है, ये अधिकतम तीव्रता है, ये अधिकतम एम्पलीट्यूड है। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये विनाशी व्यतिकरण के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं, ये अपन ने बात की है। अब और इससे भी इसी में आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं दोस्तों, कि विनाशी जो संपोषी और विनाशी जो व्यतिकरण हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बन रही हैं, यानी एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोस्तों, वो चमकीली फ्रिंजें बन रही हैं, और विनाशी व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बन रही हैं वो काली फ्रिंजें बन रही हैं। तो जो एनर्जी आई थी अध्यारोपण के सिद्धांत से, एक नई तरंग का निर्माण हुआ था, उसकी जो ऊर्जा है दोस्तों वो काली और चमकीली फ्रिंजों में क्या हो रही है, पुनर्वितरित हो रही है। तो कभी काली से ऊर्जा चेंज हो रही है चमकीली में, चमकीली से वापस काली में, काली से वापस चमकीली में। तो अपन ये कह सकते हैं कि व्यतिकरण जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित। व्यतिकरण किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि व्यतिकरण में औसत तीव्रता, व्यतिकरण में दोस्तों औसत तीव्रता है उसको अपन लिखें तो I एवरेज, क्योंकि समान रूप से वितरित है तो राशियों का योग बटे राशियों की तीव्रता, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बटे 2। औसत तीव्रता की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बटे 2। और यहां से अपन बात करें तो ये किसके बराबर आएगी, I1 प्लस I2 के बराबर आएगी, और ये क्या हो जाएगी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसके बराबर में ही है, ये फॉर्मूला दोस्तों इसके बराबर में, I एवरेज बराबर I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बटे 2 बराबर I1 प्लस I2 और बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, क्योंकि तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, अभी अपन करेंगे। नेक्स्ट बात है तीव्रता। तीव्रता समानुपाती किसके होती है, स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई जो अपन स्लिट ले रहे हैं, जो S1 S2 स्लिट ले उसकी चौड़ाई, और ये किसके समानुपाती होती है, आयाम के स्क्वायर। यानी यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आता है I समानुपाती W विड्थ समानुपाती A स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो अपने पास में ये हो गया, और यहाँ से अपन यदि दो तरंगों की बात करें तो I1 अपॉन I2 बराबर W1 अपॉन W2 बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो तीव्रता है उनका अनुपात है वो विड्थ, जो स्लिट जो विड्थ है उनके अनुपात के रूप में, और उनके जो आयाम है दोस्तों उनके वर्गों के अनुपात के रूप में होती है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट I मैक्सिमम बटे I मिनिमम। I मैक्सिमम बटे I मिनिमम की अपन बात करें तीव्रता के रूप में तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटे I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, या बराबर अपन को पता है मैक्सिमम क्या है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से अपन ये बात करें तो ये A मैक्सिमम बटे A मिनिमम का स्क्वायर है ही, तो ये स्क्वायर हो गया। ये मतलब दोनों का एक साथ स्क्वायर कर लो, ये ऐसे कर लो स्क्वायर, ये लो, तो ये फॉर्मूला ये हो गया, ये दोनों का स्क्वायर। ये A मैक्सिमम है, A1 प्लस A2 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रही है, और A1 माइनस A2 दोस्तों किसको शो कर रही है, मिनिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रही है। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रिंज दृश्यता। फ्रिंज दृश्यता, फ्रिंज दृश्यता वो क्या है कि अपन को कैसे दिखाई दे, V इक्वल्स टू I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम बटे I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, ठीक है, इंटू 100%। प्रतिशत में निकालिए फ्रिंज दृश्यता को। जब I न्यूनतम बराबर 0 है तो फ्रिंज दृश्यता क्या होगी, अधिकतम होती है। V बराबर क्या है,
फ्रिंज दर्शाता है आई मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता माइनस आई मिनिमम बटे आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इंटू 100। और इसमें अपन लिखें जब आई मिनिमम, यदि दोनों तरंगों का एम्पलीट्यूड क्या होगा दोस्तों, समान होगा, तो a1 माइनस ए टू बराबर 0, a1 माइनस ए टू बराबर 0, तो आई मिनिमम बराबर 0। तो अपन कहेंगे जब आई मिनिमम बराबर 0 है तो फ्रिंज दृश्यता, तो फ्रिंज दृश्यता अधिकतम होती है। तो दोस्तों क्या होती है, फ्रिंज दृश्यता अधिकतम होती है। यदि वो दोनों बराबर होंगे तो फ्रिंज दृश्यता दोस्तों क्या होती है, अधिकतम होती है। अर्थात दोनों स्लिटों की चौड़ाई समान होने पर फ्रिंज दृश्यता सबसे अच्छी एवं 100% होती है। अपन ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, अर्थात क्योंकि व्यतिकरण जब अपन प्राप्त कर रहे हैं तो दो स्रोत अपने पास में कला संबद्ध होने ही चाहिए, और दो कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। तो अपन ने चित्र में देखा था कि एक स्रोत के अपन ने दो स्रोत बनाए थे, तो उनकी जो विड्थ है अपन कहेंगे, अर्थात दोनों स्लिट जो छिद्र है उनकी चौड़ाई, दोनों स्लिटों की चौड़ाई समान होने पर दोनों स्लिटों की चौड़ाई समान होने पर फ्रिंज दृश्यता सबसे अच्छी एवं 100% होगी। फ्रिंज दृश्यता है वो 100% एवं सबसे अच्छी होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो व्यतिकरण पे बेस्ड है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अपन ने जो फॉर्मूले लिखाए हैं उनके न्यूमेरिकल अपन करेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां इन पे क्वेश्चन आते हैं वो अपन को ध्यान में रखने हैं। देखिए दोस्तों, हाँ, अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, यदि y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी और y2 बराबर 3 sin ओमेगा टी प्लस π/3, ये π/3 है दोस्तों, द्वारा निरूपित दो तरंगे एक बिंदु पर व्यतिकरण प्रदर्शित करती हैं, तो परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए। परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन अपन को दे दिया, यानी परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना है। तो परिणामी सॉल्यूशन देखिए बहुत सिंपल है। आयाम अपन जानते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 क्या है दोस्तों, कोस थीटा या कोस फाई। कोस थीटा है प्रारंभिक कला कोण। यदि दोनों तरंगों को अपन ध्यान से देखें, ये 4 sin ओमेगा टी है, तो इसको अपन अपने जो समीकरण है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी या y इक्वल्स टू जो भी है, तो इसका आयाम कितना आ गया दोस्तों, यानी a1 बराबर कितना आ गया 4। पहली तरंग का आयाम 4 है। दूसरी तरंग का आयाम दोस्तों कितना आ गया, a2 बराबर 3, और दोनों ओमेगा टी यानी कलांतर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया π/3। π/3 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 36 18 60 डिग्री। कितना हुआ 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री अपन को पता है कितना होता है 1/2। कोस 60 डिग्री बराबर कोस 60 या sin 30 एक ही बात है। तो यहाँ से r की वैल्यू अपन करें तो देखो 16 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 प्लस 2 से 2 कट गया और 4 3 12, 16 9 25 कितने हो गए
16 9 25 और 25 और 12 37 हो गए क्या? कोस पाई बाई 3 कोस, तो 16 4 4 चौक 16 16 28 और 28 37, यानी रूट कितना हो गया? 37 हो गया। A1 स्क्वायर 4 है बाई 2, ये 3 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2AB कोस पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 का मतलब पाई की वैल्यू 180, 180/3 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है? 1/2। कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। ठीक है, ओके हो गया। रूट 37 इसका आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आया था, एग्जाम में आया था जब मैंने एग्जाम दी थी। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दो प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताएं क्रमशः I तथा 4I है। ये अपनी बुक का क्वेश्चन है, NCERT का। दो प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताएं क्रमशः I तथा 4I है। जिनकी तीव्रताएं क्या है? I तथा 4I है। पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करती हैं। पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करती हैं। यदि इनमें बिंदु A पर बिंदु A पर पाई बाई 2 तथा बिंदु B पर 2 पाई का कलांतर है, तो A तथा B की परिणामी तीव्रताओं में अंतर कितना होगा? अंतर ज्ञात करो। क्या है दोस्तों, क्या पूछा है? अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, एक का कोण इसने कितना दिया है? पाई बाई 2, और दूसरे का कोण दोस्तों कितना दिया है? 2 पाई। ठीक है, उन दोनों का अपन को अंतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चार चौक 16 3 3 16 9 32। ठीक है, ओके। देखो, अब तीव्रता अपन को पता है, परिणामी तीव्रता अपन जानते हैं I = I1 + I2 + 2 और क्या होगा? रूट I1 I2 और cos फाई। क्या है दोस्तों? cos फाई है। अब A बिंदु पर तीव्रता तो IA। ठीक है, एक की तीव्रता I है, दूसरी की कितनी है? 4I। वैल्यू पुट कर दें तो I + 4I + 2I × 4I अंडर द रूट और cos π/2। और cos π/2 अपन को पता ही है कितना होता है? 0। तो ये वाली पूरी टर्म 0, तो ये कितनी होगी? I, और ये कितनी होगी दोस्तों? 5I। ठीक है, बिंदु B पर परिणामी तीव्रता यानी IB, तो IB बराबर यही फॉर्मूला, I + 4I और +2 रूट I × 4I और cos 2π। कितना हो गया दोस्तों? cos 2π। और cos 2π का मतलब एक cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है दोस्तों वही cos 2π की होती है, तो इसकी वैल्यू कर दी 1। तो IB = I + 4I + 2, और ये 4I स्क्वायर, तो 4 का रूट 2 और I स्क्वायर का I, और इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1। तो ये कितना हो गया? I + 4I + 2 दूनी 4I बराबर कितना हो गया? 9I। तीव्र परिणामी तीव्रताओं में अंतर पूछा है, तो अंतर IB - IA बराबर 9I - 5I बराबर कितना हो गया? 4I। कितना हो गया दोस्तों? उत्तर हो गया 4I। इसका आंसर आ गया। यदि मान लो इस क्वेश्चन को भी यदि अपन ने ध्यान से नहीं पढ़ा हो, तो अपन ने क्वेश्चन किया सही है, लेकिन आंसर हो सकता है कि अपन 9I कर दें।
जल्दीबाजी में। हो सकता है कि अपन आंसर है वो 4i कर दें, 5i कर दें, मिलेगा ऑप्शन 5i मिलेगा, 9i मिलेगा और 4i भी मिलेगा। तो यदि क्वेश्चन को अपन ने ध्यान से नहीं पढ़ा है कि अगले ने पूछा क्या है, ए तथा बी की परिणामी तीव्रताओं में अंतर पूछा है अगले ने, तो अपन को अंतर 4i इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यंग के द्विस्लिट, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाइयों, यदि स्लिटों की चौड़ाइयों का अनुपात, यदि स्लिटों की चौड़ाइयों का अनुपात 1:9 है, 1:9 है, तो निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट की, तो निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट, निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट की प्रकाश तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी यंग के द्विस्लिट प्रयोग आ गया, यंग का द्विस्लिट प्रयोग आ गया, इसका मतलब अध्यारोपण हो गया। तो यंग के द्विस्लिट के बाद में यदि तीव्रताओं का अनुपात की बात करता है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब अपन को आई मैक्सिमम और आई मिनिमम ही निकालना है, क्योंकि यंग के द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट होने का मतलब है कि व्यतिकरण हो गया, और व्यतिकरण हो गया तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रताओं का मान है अधिकतम है, और कहीं पर प्रकाश की तीव्रताओं का मान दोस्तों क्या है, न्यूनतम है। अधिकतम है वहां पर संपोषी व्यतिकरण, फ्रिंजें कैसी मिल गई अपन को, चमकीली, और जहां पर फ्रिंजें काली अपन को प्राप्त हो रही हैं वहां पर व्यतिकरण क्या हो गया दोस्तों, विनाशी व्यतिकरण हो गया। तो प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात पूछा है अपन को, तो दोस्तों अपन को क्या पूछा है अगले ने, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, जबकि अपन को दे क्या रखा है, चौड़ाइयों का अनुपात अपन को दे रखा है, यानी अपन मान सकते हैं गिवन क्या चीज़ दी हुई है, W1/W2 बराबर 1:9, ये अपन को दे रखा है। ठीक है, अब अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या है, I1/I2, अभी अपन ने लिखा था W1/W2 इक्वल्स टू A1² ठीक है, यहाँ से अपन वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है, और आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है A1 + A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या पढ़ा है अपन ने, A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो क्यों ना अपन A1 A2 निकाल लें, तो देखो A1/A2 का स्क्वायर बराबर अपन क्या कर सकते हैं, W1/W2 बराबर 1/9, और दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, वर्गमूल ले लिया दोस्तों, तो A1/A2 बराबर कितना आ गया, 1/3। ये क्या आ गया, तीव्रताओं के आयाम का अनुपात आ गया दोस्तों, क्या आ गया, तीव्रताओं के आयाम का अनुपात। और यहां से अपन बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, 3A1 बराबर A2, 3A1 बराबर क्या आ गया दोस्तों, A2 आ गया। ठीक है, अब अपन को प्राप्त क्या करना है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम अपन को निकालना है। तो आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, आई मैक्स बराबर क्या हो गया, A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे आई मिनिमम, तो ये क्या हो गया, A1 - A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर किसकी वैल्यू, A2 की वैल्यू पुट करनी है, तो दोस्तों A1 + 3A1, ठीक है, और A1 - A2 है, तो A2 बराबर 3A1 रख दें अपन, तो A1 - 3A1, तो ऊपर वाला क्या हो गया दोस्तों, 4A1, स्क्वायर में भी तो है, बटे 4A1, और नीचे क्या हो गया, माइनस का 2A1, स्क्वायर कर दें, A1 से A1 कट गया, तो ऊपर कितना हो गया, या 2 से काट लें तो 2/1 का स्क्वायर है, तो कितना आ गया, 4/1। तो तीव्रताओं का अनुपात कितना हो गया, A1 + 3A1, ठीक है, ये अलग है दोस्तों, सॉरी, इसका स्क्वायर अलग है ऊपर है, इसका स्क्वायर अलग है, तो ये 4 चौक 16 गलत हो जाता अभी, तो 4 चौक 16, इसको ऐसे नहीं कटेंगे, 4 चौक 16 बटे 2 दूनी 4,
ये 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, A1 से A1 कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 का भाग देंगे तो 4:1, कितना आ गया 4:1। क्या पूछा है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, और इसमें निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट पूछा है। अब देखो मैंने जो निकाला है वो उच्चिष्ट बटे निम्निष्ठ है, ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों, लेकिन अपन को क्या करना है, आई मिनिमम बटे आई मैक्सिमम जैसे ही होगा तो ये 1/4 पलटी कर देंगे इसको, तो आई मिनिमम अनुपात आई मैक्सिमम बराबर 4:1। क्या हो जाएगा, आई मिनिमम 4:1, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि जितने ज़्यादा अपन क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों अपनी उतनी ही प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना ही अपन का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कला संबद्ध स्रोतों की सहायता से प्राप्त, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अपन ने 3 कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, दो कला संबद्ध स्रोतों की सहायता से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में, दो कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त, दो कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता में परिवर्तन औसत तीव्रता का 5% होता है, औसत तीव्रता का 5% होता है। स्रोतों की आपेक्षिक तीव्रताओं का अनुपात याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्रोतों की आपेक्षिक तीव्रताओं का अनुपात याद कीजिए, अनुपात याद कीजिए। ये क्वेश्चन अपन को दोस्तों दे रखा है। अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे करें, स्रोतों की आपेक्षिक तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। दो कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता में परिवर्तन औसत तीव्रता का 5% होता है। औसत तीव्रता का 5%, यानी 5% अधिकतम भी हो सकता है, 5% न्यूनतम भी हो सकता है। कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप का नाम आते ही दोस्तों क्या हो गया, या तो एक तो आई मैक्सिमम होगा और दूसरा क्या होगा, आई मिनिमम। भाई व्यतिकरण हो गया तो या तो तीव्रता अधिकतम है या तीव्रता न्यूनतम है, ठीक है। अब अपन देखें, जैसे अपन मान लें कि आई एवरेज को अपन मान लें 100 इकाई, क्या मान लें 100 इकाई, तो इसकी तीव्रता में यदि ये तीव्रता एवरेज का 5% होती है, व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रताओं में परिवर्तन औसत तीव्रता का 5% होता है, तो अपन बात माने तो अपन इसको ऐसा करें कि भाई यदि मेरी तीव्रता आई मैक्सिमम है तो 5% कितना हो गया दोस्तों, 105, क्योंकि 100% अपन ने मान लिया, तो आई मैक्सिमम कितना हो गया 105, और आई मिनिमम कितना, भाई कम भी तो हो सकता है, तो कितना हो गया दोस्तों 95, ठीक है। इसको यदि 5 से काटें तो 21/19, कितना हो गया 21/19, या अपन कहें, या आई मैक्सिमम का मतलब है A1 + A2 का होल स्क्वायर और बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर बटे 21/19। आपेक्षिक तीव्रताओं का अनुपात अपन को ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से अपन बात करें तो A1 + A2 दोनों तरफ वर्गमूल ले लें बटे A1 - A2 और बराबर 21/19, रूट 21/19। और जैसे इसको अपन सोल्व करें 21/19 को, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है कि अपन को एग्जाम में 21/19 की वैल्यू दे दे, और ये अपन इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 1.05, कितना आएगा 1.05। तो अपन यहाँ से ये बात करें तो देखो अपन तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं अपन छोड़ देते हैं कि यार ये क्वेश्चन अपने बस की बात नहीं है, बाकी आसान है, कोई ज़्यादा झंझट वाला क्वेश्चन नहीं है। वजन गुणा करें तो A1 + A2, A1 + A2 बराबर 1.05 A1 - 1.05 A2, ठीक है दोस्तों।
अब A1 को एक तरफ ले लें, ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, या उसको इधर ले लो, A को उधर ले आओ, तो A2 जो माइनस वाला उसको तो इधर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.05 A2 और ये इधर आ जाएगा तो 0.05 A1। ठीक है भाई, यहाँ से यदि A1/A2 अपन निकालें तो A1/A2 तो कितना हो गया 2.05 बटे 0.05, और जैसे इसको अपन सोल्व करें A1/A2 आ गया A1/A2, तो देखो इसको अपन सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, A1/A2 की वैल्यू दशमलव हटा दें तो 2.05 यानी 205/5। ठीक है, A1/A2 अपने पास में आ गया, और ये कितनी है, अपन को अपेक्षिक, ये क्या पूछिए, अपेक्षिक तीव्रताओं का अनुपात पूछिए, तो अपन क्या I मिनिमम I1/I2, तो ये दोनों पॉइंट से इनको हटा दिया अपन ने, और यहाँ से अपन काटें इसको तो देखो दोस्तों 4 पंजो 20, 4 और 5 एकम 5। ठीक है, हो गया, और नीचे कितना आ गया 41/1, कट गए A1/A2। अब अपन को तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, तो तीव्रताओं का अनुपात वो तीव्रताएं हैं जो व्यतिकरण से पहले वाली हैं, और व्यतिकरण से पहले वाली अपन जानते हैं कि तीव्रता है वो आयाम के समानुपाती होती है। तो यहाँ से A1/A2 है, तो अपन ये कहें कि I1/I2 बराबर क्या हो जाएगा A1² ठीक है दोस्तों, तो I1/I2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर, A1/A2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और A1/A2 का होल स्क्वायर का मतलब 41/1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 को 41 से तो 41 × 1 और 4 चौक 16, तो 1 1 हो गया, 4 हो गया, इंटू 4 तो 1681, तो 1681/1 ये क्या हो गया, अपेक्षिक तीव्रताओं का अनुपात हो गया, औसत तीव्रताओं का, अपेक्षिक तीव्रताओं का अनुपात। बहुत अच्छा है। यदि मान लो अपन तो इसको यहीं करके छोड़ देंगे और यहीं आते ही अपनी समस्या हो जाएगी कि इसका अपन क्या लें, लेकिन फिर भी दोस्तों अपन यदि इसको अप्रोक्सीमेशन भी लें तो अप्रोक्सीमेशन से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन भी अपने क्या आ जाएगा, एकदम करीब आ जाएगा। क्वेश्चन को छोड़े नहीं, क्वेश्चन को अपन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत एक लाइन का है, क्या दो समान बल्ब कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, उत्तर का कारण बताइए। दो अलग अलग कला संबद्ध स्रोत, कल मैंने डिस्कस भी किया था, कभी भी कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से जो जब लाइट है वो उत्पन्न होगी वो कभी भी कला संबद्ध नहीं रह सकती है, उनकी तरंग दैर्ध्य का मान समान नहीं रह सकता है, उनके मध्य कलांतर नियत नहीं रह सकता है, इसलिए वो दो अलग अलग लाइट कभी भी व्यतिकरण प्रतिरूप को उत्पन्न नहीं करेंगी। दोस्तों समझ में आ गया होगा व्यतिकरण जो मैंने कल पढ़ाया था, उसके बाद में व्यतिकरण की जो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे अपन ने व्यतिकरण प्रतिरूप से संबंधित ये 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों अपन ने कर लिए। समझ में आया होगा ऐसी मेरी आशा है। फिर अपन बात करते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग। क्या बात करते हैं, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ दोस्तों, यंग का द्विस्लिट जो प्रयोग है वो अपन को पता है कि कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की जो विधि है, 2 विधियां बताई थी, एक तो तरंगाग्र के विभाजन द्वारा और दोस्तों एक आयाम के विभाजन द्वारा। तो व्यतिकरण का जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग है वो आयाम के तरंगाग्र के विभाजन द्वारा प्राप्त हुआ था। किस पे प्राप्त हुआ था, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हुआ था। तो देखो इसमें अपन कैसे इसको करें कि एक कोई प्रकाश स्रोत है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, और प्रकाश स्रोत भी अपन बात करें तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत की अपन बात करें तो दोस्तों अपन सोडियम लैंप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सोडियम लैंप। ठीक है, और इस सोडियम लैंप को अपन ने किसी एक
प्रकाश स्रोत पे आपतित करवा रहे हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा तीक्ष्ण बना देता हूँ, जिससे ये एक स्रोत हो गया S, ये कोई स्रोत अपन ने लगा दिया सोडियम लैंप, और यहाँ से लाइट इसके अंदर जा रही है। लाइट है वो तरंगागर के रूप में जा रही है। किस रूप में जा रही है? तरंगागर के रूप में, ऐसे गोलीय तरंगागर के रूप में लाइट जा रही है। इस तरंगागर से कुछ दूरी पर अपन ने 2 स्लिट ऐसे गत्ता लगा दिया, और उस गत्ते में अपन ने 2 स्लिट निकाल दी, एक तो ये रही और एक दोस्तों ये रही। इन स्लिटों को अपन ने नाम दे दिया S1 और S2। इसमें तरंगागर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। जब इन स्लिटों से लाइट निकलेगी तो ये द्वितीयक तरंगी इकाइयों की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये हाइगन का जो तरंग सिद्धांत है उसके हिसाब से ये जनरेट हो रहा है। तो फिर यहाँ पर अपन तरंग बनाएंगे, तो एक सरंग, एक गर्त, यहाँ पे भी एक सरंग, एक गर्त, फिर एक सरंग, फिर एक गर्त, फिर एक सरंग, फिर एक गर्त, और यहाँ पर दोस्तों क्या है? पर्दा। यहाँ पर दोस्तों क्या है? पर्दा है, और पर्दे पर ये इनकी मेन स्क्रीन है O, ये है पर्दा। क्या है ये? पर्दा। तो अपन को फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त होता है, यानी यहां पर अपन को कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है? चमकीली। कैसी? चमकीली। जस्ट इसके ऊपर काली, इतनी चौड़ाई की, जस्ट इसके ऊपर काली, चमकीली, काली, चमकीली, फिर इधर काली, फिर यहां चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली। इस हिसाब से अपन को फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त होता है। और केंद्र में ये जो है केंद्र वाली, ये सेंटर वाली, ये हमेशा अपन को कैसी प्राप्त होती है दोस्तों? चमकीली। कैसे प्राप्त होती है? चमकीली। क्योंकि अपन बात करेंगे आगे, इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर पथांतर है S1O और S2O, वो दोनों बराबर है, नियत है। पथांतर का मान क्या है दोस्तों? नियत है, शून्य है ही नहीं पथांतर। तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा, और संपोषी व्यतिकरण होगा तो केंद्रीय फ्रिंज हमेशा क्या बनेगी? इसकी चमकीली फ्रिंज ही बनेगी। तो अपन ने ये स्लिट, ये जो स्लिट है, इनसे जो ये स्रोत है, स्रोत से अपन इनको 2 छिद्र भी बोल सकते हैं, या एक स्लिट, दोनों स्लिट भी बोल सकते हैं। तो अपन यहां मानेंगे कि इस स्लिट से जो तरंगे जा रही हैं उनकी आवृत्ति क्या है दोस्तों? समान है। समान कला की यहां से क्या उत्पन्न हो रही है? द्वितीयक तरंगिकाएं। यहां से क्या उत्पन्न हो रही हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या उत्पन्न हो रही है? द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं। और ये तरंगिकाएं जब चलती हैं एक दूसरे पर अध्यारोपण के द्वारा व्यतिकरण प्रतिरूप को क्या करती हैं? जन्म देती हैं, ठीक है। और जन्म देने के बाद में यहाँ पर फ्रिंजें काली, चमकीली, काली, चमकीली, काली, चमकीली प्राप्त होती हैं। और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा अपन को चमकीली प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से S1O और S2O से पथांतर है वो क्या होता है? समान होता है। और पथांतर समान होने पे व्यतिकरण कौन सा होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। और संपोषी व्यतिकरण होने के कारण यहाँ पर फ्रिंजें कैसी बनती है? चमकीली फ्रिंज बनती है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि ये जो है ये किसके विभाजन पर डिपेंडेंट है दोस्तों? तरंगागर की बात कर रहे हैं तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो तरंगागर के विभाजन में प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं अपन। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्यतिकरण प्रतिरूप का जो एक्सपेरिमेंटल जो सत्यापन है वो इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ था, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है इसको बनाना। एक बार प्रकार की नोक में टिक टिक टिक, उसको आप श्रृंग मान लो। एक बार डॉटेड, यहाँ भी एक टिक टिक, जितनी यहाँ से भर रहे हो उतनी यहाँ से भरनी है। फिर यहाँ फिर सॉलिड लाइन, उतनी त्रिज्या का, फिर उसी त्रिज्या का यहाँ सॉलिड लाइन। जब श्रृंग श्रृंग को काटे, गर्त गर्त को काटे, ध्यान से, केंद्रीय फ्रिंज हमेशा चमकीली, क्योंकि पथांतर का मान क्या है? नियत है, बराबर है, शून्य है, पथांतर है ही नहीं। और उसके बाद में यदि श्रृंग श्रृंग को काटे तो चमकीली, गर्त गर्त को काटे तो चमकीली, श्रृंग गर्त को काटे या गर्त श्रृंग को काटे तो कैसी बनेगी? काली फ्रिंज बनेगी। अब आप नहीं समझ रहे तो डॉटेड, जब डॉटेड को सॉलिड को काटेगी तो यहाँ इन कटान बिंदु पर अपन रेखा खींचेंगे तो वहां तो बनेगी चमकीली। कैसी फ्रिंज बनेगी? चमकीली। और डॉटेड सॉलिड को और सॉलिड को डॉटेड काटे, यहां से यदि कटान बिंदु से होगा तो इस पर कैसी फ्रिंज बनेगी? काली फ्रिंज बनेगी। समझ गए बात को? तो सबसे पहले अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो तरंगागर के विभाजन में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है भाई? तरंगागर के विभाजन में प्रयुक्त होता है। यानी यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है
वो तरंगागर के विभाजन जो विधि है उस पर आधारित है, अपन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी अपन बात करें कि भाई फ्रिंजे चमकीली काली चमकीली काली चमकीली काली, तो अपन यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो व्यतिकर्ण को जो प्रतिरूप है, क्या कह सकते हैं दोस्तों, व्यतिकर्ण का जो प्रतिरूप है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, किस पर डिपेंडेंट है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे डिपेंडेंट है, व्यतिकर्ण में ऊर्जा संरक्षित रहती है और इससे ये प्रदर्शित होती है कि विनाशी व्यतिकर्ण की स्थिति से ऊर्जा संपोषी व्यतिकर्ण पे क्या हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, दूसरी बात है, कई बार क्वेश्चन आता है यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक स्लिट को अपन बंद कर दें तो क्या व्यतिकर्ण प्रतिरूप प्राप्त होगा। तो मैं कह देता हूं, यहां से मैं लिख देता हूं कि एक स्लिट के बंद होने पर या बंद होने पर व्यतिकर्ण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक स्लिट के बंद होने पर व्यतिकर्ण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों क्या होगा, व्यतिकर्ण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। और इससे यह प्रदर्शित होता है कि व्यतिकर्ण प्रतिरूप के लिए भाई व्यतिकर्ण प्राप्त होगा ही नहीं, तो अपन ये कह सकते हैं कि व्यतिकर्ण प्राप्त करने के लिए कम से कम दो स्रोत होने चाहिए, और वो दोनों दोस्तों कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने ही चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी नेक्स्ट बात क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर यदि ये अपन ने सोडियम लैंप लिया है दोस्तों, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। यदि इसकी जगह अपन श्वेत प्रकाश ले लें तो दोस्तों जो व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होती है, अपन ने पढ़ चुके हैं अपन कि वो विबग्योर क्या होती है, विबग्योर 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है। तो यहां से अपन ये बात कहें कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश प्रयुक्त करने पर असमान चौड़ाई की रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती हैं दोस्तों। तो अपन लिख देते हैं कि श्वेत प्रकाश लेने पर, कहां, मेन स्रोत में, श्वेत प्रकाश लेने पर असमान चौड़ाई की रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। क्या होता है, असमान चौड़ाई की रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगी, वो इंपॉर्टेंट बात है, वो श्वेत प्राप्त होगी। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज श्वेत प्राप्त होगी, और उसके बाद में जो फ्रिंजें मिलेंगी वो गड़बड़ क्या मिलेंगी, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर लाल फ्रिंजें पहले होंगी। भाई बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम है, तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है, तो कम है तो उसका बेंडिंग अपन ने पढ़ा था डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो जिसका, और ये क्या होता है 1 अपॉन लेमडा, कि जिसका लेमडा कम है उसके लिए विचलन क्या होगा, कम होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर लाल फ्रिंज तो पहले होगी, यानी ये तो श्वेत प्राप्त होगी, फिर क्या होगी, इसके दोनों ओर लाल होगी। क्या होगी दोस्तों, लाल होगी, क्योंकि लाल कलर का लेमडा सबसे ज्यादा होता है, लाल कलर का लेमडा सबसे ज्यादा होता है, तो इसका विचलन कम होगा। विचलन कम होगा तो अपन ये कह सकते हैं कि जस्ट इसके ऊपर और जस्ट इसके नीचे, जस्ट ये तो एक है, और जस्ट इसके पास में तो क्या होगी, लाल होगी, और उसके बाद में कौन सी कलर होगी, बैंगनी कलर होगी, और सबसे होगी तथा बैंगनी फ्रिंज सबसे बाद में, और सुस्पष्ट फ्रिंज प्रतिरूप प्रेक्षित नहीं होगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि फ्रिंजों के मध्य जो विपर्यास है, विपर्यास का मतलब जो अंतर करने का जो ढंग है कि अपन ने चमकीली काली चमकीली काली चमकीली काली, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई व्यतिकर्ण श्वेत प्रकाश जब आप ले रहे हो तो व्यतिकर्ण तो प्राप्त होगा, लेकिन फ्रिंजों का विपर्यास अच्छे से अपन को दिखाई नहीं देगा, और जो जो यहाँ सेंटर पे है दोस्तों, वो अपन को फ्रिंज है, वो श्वेत प्रकाश की फ्रिंज अपन को प्राप्त होगी दोस्तों। तो ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाए हैं, और आपसे मैं आशा कर रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन जो हैं व्यतिकरण के हों, चाहे रे ऑप्टिक्स के हों, चाहे अपन मोशन अपन ने पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चन हो,
वो क्वेश्चन मैं भी आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको भी करने हैं वो क्वेश्चन, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ही चीज़ें आसान होती जाएंगी, और आपकी परीक्षा की जो संभावना है वो मैं ये सुन रहा हूँ कि पहले कुछ पदों में बढ़ोतरी होगी, उसके बाद में एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी होगा। लेकिन फिर भी अपन को भरोसा नहीं करना है, अपन को अपनी तैयारी को चालू रखना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और दोस्तों मैं आपसे ये निवेदन वापस कर रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अपन ऑनलाइन क्लासेस चला सकें। ऑनलाइन क्लासों में आप लोग लाइव जुड़ जाओगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अपने गेट लेवल अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करेंगे, अडोप्ट करेंगे कि गेट लेवल तक तो अपन को यूजी और पीजी के क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं दोस्तों, और कम से कम नीट लेवल अपन को 11वीं 12वीं के क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। यदि अपन नीट लेवल और वो लगा लेंगे, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, लेकिन हो सकता है कि कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही मिल जाए। और 20 या 30 क्वेश्चन यदि आपको डायरेक्ट मिलते हैं दोस्तों, यदि 20 क्वेश्चनों को आप 5 मिनट में कर देते हो तो आपके पास में कितना टाइम बच गया, खूब सारा टाइम बच गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।